Hello students. Today we have to begin with session 40. So this session is talking about many words which seem quite close. They seem similar, but we really need to find out the exact meaning of the words. And we'll definitely give you many words in this session for sure today. Let's understand. What it says is money and what it will buy. What are the words which are associated with money and lack of money? Money and what it can buy. The modern world operates largely by means of a price structure. Obviously, एक price tag है हर चीज़ का. Wealth and poverty are therefore words that indicate the possessions. Okay. On the one hand or the lack on the other of money. यानी wealth कैसे आएगी, आपके पास कोई चीज़ कैसे आएगी, वो मनी से ही आएगी, और लैक होगी तो लैक ऑफ मनी से होगी. पेनुरी फ्रॉम लैटिन पेनुरिया. अगर आपको याद है, लास्ट सेशन में हमने एक वर्ड पेनुरी वर्ड पढ़ा था. ठीक है, तो जो वर्ड मनी से एसोसिएटेड हैं, लैक ऑफ मनी से एसोसिएटेड हैं, वो पेनुरी वर्ड है. व्हाट इट सेज इज पेनुरी फ्रॉम लैटिन पेनुरिया मीन्स नीड. नीडीनेस इज डायर abject poverty. Neediness is abject means experience something bad to the maximum degree. We say they have abject poverty means extreme वाला जो होता है. Dire is also extremely serious. So it's a penury from Latin penuria. Neediness is dire abject poverty. So dire abject poverty. So this word penury is basically indicating what? This dire abject poverty. एक्सट्रीम पॉवर्टी को इंडिकेट करता है ये वाला वर्ड. और अगर इसका पेनुरिया का अगर मीनिंग देखेंगे तो वो रूट वर्ड में नीड होता है या नीडीनेस होता है. तो यानी अगर हम बोले पेनुरी मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी. कंप्लीट लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वन ऑफ द टू स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड्स देयर आर टू डिनोट एब्सेंस ऑफ मनी. ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स है जो एब्सेंस ऑफ मनी को इंडिकेट करता है. द एडजेक्टिवल फॉर्म पेन्यूरियस now strangely enough may mean poverty stricken. ये हम कह सकते हैं वो poverty stricken हो जाता है, but more commonly signifies. अब कहने को देखा जाए तो may mean, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर OUS लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव हो जाना चाहिए. तो यानी अगर डिज़ायर से आप डिज़ायरस बनते हैं तो कॉशन से कॉशियस बनता है. तो इसका मतलब पेन्यूरी से अगर पेन्यूरियस बोलेंगे तो फिर वो पॉवर्टी स्टिकन होना चाहिए ऑब्वियसली. बट इसका जो नॉर्मल मीनिंग हम मानते हैं वो क्या मानते हैं, स्टिंजी होता है, क्लोज फिस्टेज होता है, निगर्डली होता है, यानी माइजर हो जाता है. तो इट इज़ पेन्यूरियस करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरीब है. पेन्यूरियस का मतलब कुछ और ही है. उसका मतलब स्टिंजी है, माइजर है, क्लोज फिस्टेड है, और सो स्पेयरिंग इन द यूज़ ऑफ मनी एज टू गिव द अपीयरेंस ऑफ पेनुरी. प्रैक्टिकली पेन्यूरियस क्यों बना दिए हमने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कम खर्च करता है कि जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, ऐसे वाले हालात में रहता है, ऐसे वाले कंडीशंस में रहता है कि पैसे खर्च ना हो जाए. हिंदी में हम कहते हैं कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, काइंड ऑफ थिंग. इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रेज, लाइक यू आर सो माइजर दैट यू कैन लूज योर स्किन, यू कैन लूज योर सेल्फ, बट यू वुड स्पेंड मनी. तो पेन्यूरियस इसलिए बोल दिया कि वो पेनुरी वाली स्टेट में रहेगा, खर्चा ना हो जाए पैसे का, तो माइजर वाला स्टेज हो जाता है. दैट्स वाई वी हैव मेड द वर्ड पेन्यूरियस फॉर द माइजर. Hope you understood now. Now, penurious is a synonym of the parsimonious. ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं. माइजर के लिए parsimonious भी लगाते हैं, but is much stronger in implication. आप समझ ही गए. अगर आप कोई parsimonious है तो चलो फिर भी कभी कभार खर्चा कर लेगा, लेकिन अगर कोई penurious है तो मतलब एक्सट्रीम वाला हो गया. A parsimonious person is stingy. A penurious person is twice as stingy. आप समझ ही गए. अगर आप किसी को पार्सिमोनियस बोल रहे हैं तो कहते हैं यार कंजूस है, लेकिन अगर पेन्यूरियस बोल रहे हैं तो वो डबल कंजूस हो गया. आप तो बाकी स्टेट तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो. पेनुरी देन इज पॉवर्टी. पेनुरी का मतलब फिर पॉवर्टी हो गया, और पेन्यूरियसनेस का मतलब स्टिंजीनेस हो गया. तो इसको आप नेगेटिव उसकी तरह से मत लें, ठीक है. एक्सट्रीम पॉवर्टी मत लें. एक्सेसिव फ्रुगैलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन में रहता है, यानी बहुत कम खर्चा करता है. द नाउन फ्रॉम द पार्सिमोनियस इज पार्सिमनी हो जाएगा, ऑब्वियसली पार्सिमनी बन जाएगा. ए समवट माइल्डर वर्ड देन पेनुरी फॉर पॉवर्टी. इफ़ यू कैन इमेजिन ए माइल्ड डिग्री ऑफ पॉवर्टी. थोड़ा बहुत अगर कम वर्ड लगाना चाहें, कोई हल्का वर्ड लगाना चाहें पेनुरी से, तो वर्ड लगाएंगे हम इंडिजेंस. ओके, ये भी इंडिजेंस इज ऑल्सो दी पॉवर्टी होता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं, उससे माइल्डर वर्ड हो जाएगा. इंडिजेंट
पीपल आर नॉट एब्सोल्युटली पेनीलेस। इंडिजेंट पर्सन एब्सोल्युटली पेनीलेस तो नहीं होते, लेकिन दे आर सिंपली लिविंग इन रिड्यूस्ड सर्कमस्टांसेस। उनकी हालात थोड़े कंस्ट्रेंट रहते हैं। फॉर गोइंग मैनी क्रीचर कंफर्ट्स forced to undergo the type of hardships that may accompany a lack of sufficient funds। वो ऐसे हालात में रहते हैं कि वो ऐसी कंडीशन में रहते हैं जिसमें क्लियरली समझ आता है कि इनके पास लैक ऑफ फंड्स है। तो सिटी में कई सारे लोग जो माइग्रेंट्स हैं, दे आर लिविंग इन सर्टेन लोकेशंस वेयर दे आर सर्वाइविंग सम हाउ, दे आर नॉट पेनीलेस। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही बुरे हालात हैं, लेकिन जो भी हालात हैं वो दे आर नॉट गुड इनफ फॉर ए नॉर्मल लिविंग। तो कई चीज़ों को फोरगो करके चलते हैं। मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में पंखा है, उसके घर में शायद ना भी हो, लेकिन चलो छत है तो मतलब क्या टूटी फूटी है, हो सकता है टार्पोलिन शीट से डाल के बनाई हो, बट मैनेज कर रहा है काइंड ऑफ थिंग। वो मैनेज कर पाता है, सर्वाइव तो कर रहा है, लेकिन उतना जो हालात जीने के लिए होते हैं वो नहीं होते। तो ऐसे लोगों को हम इंडिजेंट कहते हैं। बट जो पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर में है उसके लिए हम पेनरी वर्ड यूज़ करेंगे, यानी दे हैव पेनरी, मतलब दे आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ओके, यस। On the other hand, a close synonym of penury and one of the equal strength, penury का उसने कहा था कि दो strongest word हैं, एक penury है तो दूसरा word is destitution होता है। destitute को मैंने तो ऐसे समझा कि destitute वो होता है जिसके पास रोटी कपड़ा मकान की भी दिक्कत होती है, वो destitute होता है। those do not have enough money to eat and have no roof to live in, that kind of thing। the destitute यानी penury का जो synonym है exact strength के हिसाब से वो destitution है। destitute people do not even have the means for mere subsistence, as such they are perhaps on the verge of starvation। वो verge of starvation पे होते हैं, कभी भी वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। penury and destitution are not merely straitened circumstances, they are downright desperate circumstances। अब उनको ये नहीं कह सकते कि वो straitened tough circumstances हैं। straitened मैंने लिखा है restricted because of poverty। वो स्टेट एंड सर्कमस्टांसिस नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड वाले नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब वाले होते हैं। यानी किसी के लिए अगर आप पेनरी वर्ड यूज़ कर रहे हो या डेस्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब वो इज़ इन वेरी वेरी बैड शेप। बट अगर थोड़ा सा भी बेटर शेप में होगा तो उसके लिए हम इंडिजेंट्स यूज़ कर देंगे। तो यानी ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द लेवल ऑफ पावर्टी इन दैट केस। हाँ, उसने एक बड़ा कॉशियसली कहा कि पेनोरी का जब पेनोरियस बनाएंगे तो वो उसका एडजेक्टिव होकर ये नहीं कि वो पेनोरस है, नो। अगर किसी को पेनोरस बोलेंगे तो हम मानेंगे वो माइजर है। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। टू टर्न आउट टू द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, अब हमने गरीबी देखी तो कहता है यार ब्राइटर साइड देखते हैं। द पोजेशन ऑफ मनी स्पेशली इन इंक्रीजिंग अमाउंट्स इज एक्सप्रेस्ड बाई अफ्लुएंस। एक वर्ड होता है अफ्लुएंस। अफ्लुएंट people of affluence or those living in affluent circumstances are more than comfortable। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा उनके पास पैसा आ रहा होता है रेगुलर। in addition there is the implication that their worth, implication मतलब ये assumption है that their wealth is increasing, वो हमेशा उनकी wealth increase हो रही होती है। ये तो नहीं कि बाप दादा से मिल गया फिर भी आए चले जा रहा है, कहीं ना कहीं मतलब उसके रिसोर्सेज हैं तो बड़ा affluent होता है। you know that well to do kind of person। people who live in affluence probably own large and costly homes, obviously ऐसा assumption होता है। run big new cars, belong to expensive golf और country clubs। normally ऐसे तरीके के शौक उन लोगों के रहते हैं, वो affluent होते हैं। आप कहते हैं मेरे अंकल जो हैं बड़े affluent personality हैं, well to do हैं। यानी जिसे कई बार आपने वर्ड सुना है कि किसी के बोलते हैं वो filthy rich है। फिल्दी तो वैसे फिल्थ का मतलब तो गार्बेज होता है, काइंड ऑफ स्क्रैप होता है, लेकिन वो इतने रिच है मनी उनके लिए बिल्कुल फिल्थ जैसी है। आप ऐसा कंसिडरेशन में ले रहे हैं, फिल्दी रिच हो जाता है। हाँ, एक वर्ड आप जैसे बार बार अफ्लुएंट कर रहे हैं, ऐसे एक वर्ड EFF होता है, अफ्लुएंट होता है, याद रखना। ये होता है वो लिक्विड वेस्ट, द वेस्ट दैट वी आर लिक्विड वेस्ट दैट वी आर थ्रोइंग इनटू द रिवर्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड ऑल, दैट इज ई वाला एफ्लुएंट। बट ए वाला एफ्लुएंट मतलब रिच होता है, वेल्दी होता है, वेल टू डू होता है, और उनके उसने क्या कि पैसा का रेगुलर फ्लो होता रहता है, तो वो अफ्लुएंट पीपल हो जाते हैं, ए वाला हो जाता है। देन ए मच स्ट्रॉन्गर टर्म इन इज ऑपुलेंस। अब इससे भी अगर रिच से भी अगर अफ्लुएंट से भी ज़्यादा बढ़िया दिखाना वर्ड है तो वी हैव गॉट द वर्ड ऑपुलेंस। वी से देन वन वर्ड इज ऑपुलेंस हो जाता है, विच नॉट ओनली इम्प्लीकेट्स मच ग्रेटर वेल्थ दैन अफ्लुएंस बट इन एडिशन सजेस्ट लेविश एक्सपेंडिचर। ऑपुलेंस का मतलब लेविश एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। एंड ऑस्टेंटेशियसली लग्जरियस सराउंडिंग हो जाती है,
उसकी भाई विला है, उसका बहुत बड़ा पेंट हाउस है, ऐसा वाला बड़ा ओनर अलग से बना रखा है, ऐसे वाला ऑस्टेंटेशियस होता है, करेक्टराइज्ड बाय प्रिटेंशियस और शोइंग डिस्प्ले डिजाइन्ड टू इम्प्रेस, ओके, दैट वे। पीपल ऑफ ऑपुलेंस ओन एस्टेट्स, ऐसे लोगों की अपनी अपनी एस्टेट्स हो जाती हैं। ड्राइव ओनली आउटरेजियसली एक्सपेंसिव एंड स्पेशली इक्विप्ड कार्स हो जाती हैं, चाहे उसके पास फिर रोल्स रॉयस हो, मर्सिडीज बेंज हो, पोर्शे हो, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। इंडिया में तो तीन कम लोगों के पास होती हैं, बट इंटरनेशनली वी सी हॉलीवुड पीपल दे नॉर्मली ओन द बिग स्टार्स, लाइक द बिग स्पोर्ट्स स्टार, दे हैव दिस काइंड ऑफ लेविश लिविंग, तो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज ऑपुलेंट, वो उनके पास बड़ी ऑपुलेंस हो जाती है। हैव अ कॉप्स ऑफ सर्वेंट्स हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ए बटलर, बिलोंग टू गोल्फ एंड याच एंड कंट्री क्लब्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एम्ब्रॉयडर दी फैंटेसी एज मच एज यू कैन, जितना तुम सोच सकते हो उतना तुम सोच लो कि लग्जरी के किस लेवल पर वो रह सकते हैं। भाई ऐसे भी टेनिस स्पोर्ट्स स्टार हुए हैं जिन्होंने अपने अपने आइलैंड खरीद रखे हैं, ऐसे भी स्टार्स हुए हैं, ठीक है, ऐसे भी हैं, वहाँ पर तो पैसा होता है, वो कहते हैं यार ये हिल मेरा है, गवर्नमेंट से हिल खरीद लेते हैं, वट दे मे बी डूइंग, दे मे बी सम विला एंड ऑल। तो ऐसी लग्जरी जिसका भी आप इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, उसे आप ऑपुलेंस कह सकते हैं, ओके। वो एफ्लुएंट से ऊपर चला गया। ऑपुलेंट में डिस्क्राइब पीपल सराउंडिंग स्टाइल ऑफ लाइफ और द लाइक, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। नाउ एफ्लुएंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीफिक्स एडी। अब एफ्लुएंस वर्ड कहाँ से आया, अब रूट वर्ड पे आ जाता है, एडी टू, जिसका मतलब टू और टूवर्ड्स, प्लस दी लैटिन वर्ड फ्लो, यानी उनका वर्ड एडी से जुड़ा होता है और फ्लू से जुड़ा होता है, इसका मतलब फ्लो होता है, यानी दे आर टूवर्ड्स फ्लो। अब आप कहोगे अफ्लुएंट में ए डबल एफ है, यहाँ पर एडी बता रहे हो, लेकिन आगे बताता है कि जब ए एफ लगाते हैं किसी वर्ड जो कि एफ से शुरू होता है, तो फिर उसको हम ए एफ कंसिडर कर लेते हैं। तो एडी को जब उसके साथ जोड़ेंगे फ्लू के साथ, तो इसका फिर ए एफ मानना पड़ेगा, तो नहीं एफ्लुएंट हो जाता है, यानी उनका फ्लो हो जाता है मनी का उनकी तरफ। एफ्लुएंस इज द डिलाइटफुल कंडीशन इन विच मनी कीप्स फ्लोइंग इन टू अस एंड नो वन एवर टर्न्स ऑफ द टैप, यानी पैसा आता रहता है, कोई पैसे के टैप को बंद नहीं करता, अफ्लुएंट वो हो जाता है। अदर वर्ड्स फ्रॉम द सेम रूट, जैसे फ्लू से क्या वर्ड बनेंगे, फ्लूइड, इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस, ऑफ फ्लोइंग टुगेदर। कॉन्फ्लुएंस मतलब कॉन मतलब विद होता है, फ्लुएंस मतलब आपने देख लिया फ्लो होता है, तो यानी फ्लोइंग टुगेदर, यानी उनका कॉन्फ्लुएंस है, यानी उनकी थिंकिंग लाइन पैटर्न सेम है, काइंड ऑफ थिंग। एंड देन फ्लुएंट तो होता ही है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द वर्ड्स फ्लो स्मूथली। तो यानी जो भी वर्ड एफ वाले हैं अपन नहीं देख सकते हैं, फ्लूइड में, इन्फ्लुएंस में, कॉन्फ्लुएंस में, फ्लुएंट में ये फ्लू वर्ड आ रहा है और वही वर्ड फिर अफ्लुएंट में आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट। Then opulent is from Latin opulentus, wealthy. No other English word derived from this root. एक ही रूट से जनरेट होता है, opulent से एक वर्ड एक ही बना है, opulence है। Doing and feeling. If you watch a furious athletic event, okay, and you get tired, though the athletes expend all the energy, दैट इज़ विकेरियस फटीग। आप मैच देखने गए, आप एथलेटिक्स का गेम देखने गए, प्लेयर्स भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप सारा दिन उनके साथ एनग्रॉस्ड हो, बस आप बैठ कर देख रहे हो स्टेडियम में, लेकिन एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो फील टायर्ड तो उसको फील करना चाहिए था, बट हम भी टायर्ड फील करते हैं, तो ये क्या होती है, ये विकेरियस फटीग होती है। इसके बारे में हमने पिछले बारे में डिस्कस किया था कि वो सेकेंड हैंड फीलिंग हो जाती है, आई डिस्कस इन द लास्ट सेशन। तो ये विकेरियस फटीग है, थका कोई था लेकिन थकान आपको लग रही है। इफ़ योर फ्रेंड गोज ऑन ए बेंडर मतलब वो ड्रिंक के सेशन में चला जाता है, एक के बाद एक पीता रहता है, एंड यू वॉच हिम एब्जॉर्ब वन ड्रिंक आफ्टर अनदर, यू बिगिन टू फील गिडी एंड स्टिमुलेटेड, दैट इज विकेरियस इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। गोज ऑन ए बेंडर मतलब ऑन ए ड्रिंकिंग बाउट हो जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि बस आज रात हम पियेंगे ही, ऐसे वाले लोग भी होते हैं, ठीक है, वो जो उनका अपना तरीका है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो तो एंड ऑफ द डे आपको भी लगेगा जैसे आपने बहुत पी लिए, आपको भी नशा हो गया, तो आपको विकेरियस इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा। इफ़ यू वॉच ए मदर इन ए फिल्म और प्ले सफ़र हॉरिबली एट द डेथ ऑफ हर चाइल्ड, इसका एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में दिया था, एंड यू गो थ्रू द सेम एगोनी, सेम पेन आपको होने लग जाए, तो आपको विकेरियस टॉर्मेंट हो जाएगा, ठीक है। यू कैन एक्सपीरियंस एन इमोशन देन इन टू वेज, फर्स्ट हैंड थ्रू एक्चुअल पार्टिसिपेशन, एक तो हम खुद हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यानी मैं ही एथलीट था ऐसा वाला, और विकेरियसली बाय बिकमिंग पैथेटिकली इन्वॉल्व इन अदर पर्सनस फीलिंग, या किसी की फीलिंग में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जब फीलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वो
विकेरियस हो जाती है। सम पीपल फॉर एग्जाम्पल लीड असेंशली डल एंड कलरलेस लाइव्स, ठीक है, थ्रू देयर चिल्ड्रन, थ्रू रीडिंग और theater, however they can experience all the emotions felt by other whose lives move along at a swift exciting pace। अपने बच्चों को देखकर, मूवीज़ में देखकर, नॉवल में देखकर वो खुद तो डल होते हैं लेकिन वो एक्साइटिंग लाइफ को, फास्ट लाइफ को एंजॉय करते हैं। दीज पीपल लिव एट सेकेंड हैंड, दे लिव विकेरियसली। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज सो डिटेल्ड, अब तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा विकेरियस क्या होता है। ओके, टाइम इज रिलेटिव, यू नो अंडरस्टैंड, वो रिलेटिविटी ऑफ टाइम आपने सुना है। एलिफेंट्स एंड टर्टल्स लिव ऑलमोस्ट फॉर एवर, लॉन्ग लिव्ड क्रीचर होते हैं। ह्यूमन बींग्स इन वेस्टर्न यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जनरल of 78 to 76 years, okay, 78 to 76 years normally life expectancy। पुराने ज़माने में यूरोप की बात कर रहे हैं, अब तो इंडिया में भी इतनी ऑलमोस्ट हो चुकी है। दो द ग्रेजुअल कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिसीज, यानी फाइट, डिसीज को जीतने की जो हमारी रेगुलर लड़ाई है, इज कॉन्स्टेंटली लेंथनिंग अवर स्पैन, उस तरीके से हमारी लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है। डॉग्स लिव फ्रॉम 7 to 10 years एंड सम इंसेक्ट्स एग्जिस्ट फॉर ओनली ए फ्यू आवर्स और डेज। कुछ तो लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो थोड़े दिन जिंदा रहते हैं। वन सच शॉर्ट लिव्ड क्रीचर इज अ मे फ्लाई विच इन ग्रीक वॉज कॉल्ड एफेम्ब्रा, ग्रीक में उसको एफेम्ब्रा बोलते थे। हैंस एनीथिंग सो शॉर्ट लिव्ड, सो अनएंड्योरिंग, एंड्योरिंग मतलब अनएंड्योरिंग मतलब इनटॉलरेबल, जो ज़्यादा ना झेल पाए, दैट इज स्कार्सली सीम्स टू आउटलास्ट द डे, यानी एक दिन में ही वो पैदा होती है, एक दिन में ही वो मर जाती है। मे बी कॉल्ड एफेमरल, यानी ये जो सबसे कम जीने वाली जो क्रीचर है वो क्या है, मे फ्लाई है, उसको हम एफेमरा कहते हैं ग्रीक में। तो वहीं से वर्ड हमने एक वर्ड निकाला एफेमरल, ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड। द नाउन इज एफेमरलिटी आ जाएगा। ओके, तो यानी जो शॉर्ट लिव्ड है उसको क्या बोलेंगे, एफेमरल। कभी कभी ह्यूमन के लिए भी बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज एफेमरल, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। आप बड़े होते हैं एकदम से मैच्योर होते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं, काइंड ऑफ थिंग। कई बार लगता है कि ह्यूमन लाइफ बड़ी छोटी होती है, इफेमरल होता है, लेकिन वो मे फ्लाई लिव्स फॉर ओनली अ डे, तो वहाँ से वर्ड निकाला इफेमरल। अ सिनोनिम ऑफ एफेमरल इज एवेनेसेंट, इसका सिनोनिम होता है फ्लीटिंग, जिसे कहते हैं फ्लीट करना, जो भाग रहा है, काइंड ऑफ थिंग। स्टेइंग फॉर ए रिमार्केबली शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के रुक जाता है फिर गायब हो जाता है, भाग जाता है। वैनिशिंग, समथिंग इनटेंजिबल लाइक ए फीलिंग मे बी कॉल्ड इवेनेसेंट, कोई ऐसी फीलिंग जो थोड़ी देर के लिए रहे फिर खत्म हो जाए, इंटेंजिबल हो जाए, तो उसे भी इवेनेसेंट कह सकते हैं। इट्स हियर एंड बिफोर यू कैन क्वाइट कम्प्रीहेंड इट्स गॉन, वैनिश्ड, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी वाली फीलिंग जो थोड़ी देर के लिए रहेगी तो उसको भी आप फ्लीटिंग कह सकते हैं, इवेनेसेंट कह सकते हैं, वैनिशिंग कह सकते हैं। द नाउन इज एवेनेसेंस हो जाएगा और वर्ब इज इवेंस करना हो जाएगा। इवेनेसेंट इज बिल्ड ऑन द प्रीफिक्स, आप देख लीजिए ई एक्स आउट एंड द रूट इज वेनेस्को, टू वैनिश, एंड द एडजेक्टिव इज एंट, तो अगर लगा लेंगे तो इवेनेसेंट हो जाएगा। यानी वो वर्ड कहाँ से आया, ई मतलब एक्स है, यानी वो आउट हो जाता है और वैनिश हो जाता है, वैनिश होकर बाहर चला जाता है, तो वहाँ पर आप निकाल रहे हैं इवेनेसेंट हो जाता है। द सफिक्स ESCE often but not always meaning begin to, कई बार वो begin to से भी connected होता है ESC, तो ascent may mean becoming और beginning to, कई बार वो beginning to में भी use हो सकता है। Thus adolescent, beginning to grow, beginning to become an adult adolescence, beginning to vanish convalescence, begin to get well after illness, putrescence, beginning to rot, beginning to become putrid, obsolete, becoming obsolete हो जाता है। यानी ये सारे वर्ड क्या हैं, बिगनिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ESC हो जाता है, आप देख रहे हैं ESC यूज आ रहा है यहाँ पर वर्ड, ओके, ESC यूज होता है। तो यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप एडोलेसेंट हैं तो यानी एडोलेसेंट होने का मतलब अब आप बिगनिंग टू ग्रो अप हो गया, तो यानी बिगन हो गया ना, बिगनिंग टू बिकम एन एडल्ट। और फिर अगर वर्ड लगाएंगे इवेनिस, बिगिन टू वैनिश, और यहाँ बिगिन हो गया। ऐसे ही कॉन्वेलेसेंस मीन्स बिगिन टू गेट वेल आफ्टर इलनेस, तो कॉन्वेलेसेंस करना होता है, कॉन आ गया और वेलेस आ गया, तो यानी वो वर्ड क्या कर रहा है, अगर किसी वर्ड में ESC आ जाता है सफिक्स की तरह, तो आप उसे क्या मानते हैं,
मीन्स बिगिन टू, हर बार नहीं कह सकते लेकिन कई बार बिगिन टू में भी यूज़ हो जाता है, उसने बनाकर दिखाया है। कहाँ से वर्ड आया है? प्यूट्रेसेंट, तो यानी एसेंट वर्ड लगा है प्यूट्रेसेंट, बिगनिंग टू रॉट, बिगनिंग टू बिकम प्यूट्रेड, प्यूट्रेड तो आप जानते ही हैं, तो यानी डिकेइंग और रॉटिंग हो जाता है। तो यानी ESC लगाने पर कई बार वो क्या, नॉट ऑलवेज बट मैनी टाइम्स वो आपसे बांधते हैं, बिगिन टू से भी एसोसिएट कर सकते हैं। एंड देन एन एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस गुड थिंग्स, एक्सप्लोर करना। अब देखिए बड़ा अच्छा लिखा है उसने, यूफेमिज्म इज अ वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर दैट इज लाइकली टू ऑफेंड। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे काफ़ी सारे वर्ड और मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मेट्रो वाला जिसमें वो डिफरेंटली एबल्ड कहता है, हैंडीकैप नहीं कहता, नहीं, बीन सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर दैट इज लाइकली टू ऑफेंड, इट इज़ बिल्ट ऑन द ग्रीक प्रीफिक्स यू। यू का वर्ड जो होता है ना वो हमेशा गुड को दिखाता है। द रूट फीम, इसका मतलब वॉइस है, ठीक है, एंड द नाउन प्रीफिक्स इज इज्म, एटिमोलॉजिकली समथिंग सेड इन गुड वॉइस। आप ध्यान से देख सकते हो, यू, फीम एंड इज्म, तो यानी यू मतलब गुड और फीम मतलब वॉइस एंड देन इज्म तो सफिक्स हो ही गया। तो यानी किसी कोई बात आपने गुड वॉइस में कही है, बात चाहे कैसे भी हो लेकिन आपकी टोन गुड थे। अदर इंग्लिश वर्ड्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वर्ड यू, अगर हम देखें तो यूफोनी होता है, फोनी मीन्स साउंड है, और यू मतलब आपने कहा गुड हो गया, तो इसका मतलब वहाँ से वर्ड आ गया गुड साउंड, प्लेजेंट, लिल्ट और रिदम। लिल्ट वर्ड भी हो जाता है रिदम के लिए, याद रखिएगा, तो ये यूफोनी होती है। एडजेक्टिव इज यूफोनिक और यूफोनियस हो जाएगा। फिर यूलॉजी होती है, किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। एटोमोलॉजिकली गुड स्पीच, नेचुरली यू है और लॉजी है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ए फॉर्मल स्पीच ऑफ प्रेज यूजुअली डिलीवर्ड एज अ फ्यूनरल ऑरेशन। फ्यूनरल पर नॉर्मली ऐसी बोली जाती है डेथ के बाद कि वो इतना अच्छा इंसान था, ये नॉर्मली यूलॉजी हो जाती है। लोगोस इन दिस टर्म मीन्स वर्ड और स्पीच एज इट डिड इन फिलोलॉजी। याद है फिलोलॉजी मैंने पढ़ा था लव फॉर लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पर भी लव फॉर यानी यू मतलब लॉजी मतलब हमने यहाँ पर स्टडी ना मानकर हमने स्पीच मान ली है, तो गुड स्पीच हो जाती है, तो इससे ये यूलॉजी हो जाता है। यूलॉजी नॉर्मली फ्यूनरल वाली होती है, ऐसा वो मान रहा है, लेकिन वैसे भी किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने को भी आजकल हम यूलॉजी यूज़ कर लेते हैं। देन लोगोस मोर कॉमनली मीन्स साइंस और स्टडी बट हैज़ द अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ यूलॉजी, फिलोलॉजी, मोनोलॉग, डायलॉग, एपिलॉग, वर्ड upon the other words afterwards, and prologue, words before the main part, before words and introduction. एपिलॉग क्या होता है? वर्ड्स अपॉन दी अदर वर्ड्स यानी आफ्टर वर्ड्स। एपिलॉग याद है ना आपको कि हमने कहा था जब थिएटर में जब खत्म हो जाता है कोई प्रोग्राम तो उसके बाद एपिलॉग होता है, सम स्टेटमेंट सेड आफ्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। ऐसे प्रोलॉग होता है बिफोर द प्ले, ऐसा हम बोलते हैं। तो यानी दिस काइंड ऑफ यानी वर्ड्स हो जाते हैं। यहाँ वो बताना चाह रहा है कि लोगोज वर्ड जो है कॉमनली मीन्स साइंस और स्टडी बट हैज़ अल्टरनेटिव मीनिंग एज, इसमें यूलॉजी में हमने उसको दूसरे तरीके से यूज़ कर लिया है, स्पीच की तरह यूज़ कर लिया है। तो साइंस भी होता है लेकिन यहाँ पर फिर हम उसको स्पीच में भी यूज़ कर लेते हैं दैट इज़ व्हाट इंग्लिश इज। एडजेक्टिव इज यूलॉजिस्टिक हो जाएगा एंड वर्ब इज यूलॉजाइज करना होता है। पर्सन हु डिलीवर्स यूलॉजी यूलॉजिस्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली जो यूलॉजी करेगा यूलॉजिस्ट हो जाएगा। देन यू हैव द वर्ड यूफोरिया, यू हैव हर्ड ऑफ दिस, एक बैंड का नाम भी यूफोरिया है, मतलब वेरी हैप्पी। यूफोरिया गुड फीलिंग होती है, ए सेंस ऑफ मेंटल बॉयंसी एंड फिजिकल वेल बींग इज नोन एज यूफोरिया होता है। बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला होता है, वो गुड फीलिंग होती है। वो मेंटल बॉयंसी तो आप जानते ही हैं, तो यानी वो बहुत ज़्यादा मेंटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर फील करते हैं, तो वो हम यूफोरिया आपको होने लगता है। एडजेक्टिव इज यूफोरिक एंड देन वी हैव द वर्ड यूथेनेसिया, वेरी गुड वर्ड। यूथेनेसिया एटोमोलॉजिकली इज गुड हेल्थ, अगर देखें तो इसका मतलब होता है गुड हेल्थ। मेथड ऑफ पेनलेस डेथ इन्फ्लिक्टेड ऑन पीपल सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज इज नॉट लीगल एट द प्रेजेंट टाइम बट एडवोकेटेड बाई मैनी पीपल। यूथेनेसिया का मतलब होता है गुड डेथ। यूथेनेसिया का मतलब है आपका गुड डेथ है। गुड डेथ का मतलब क्या हुआ कि वो कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, कई सालों से वो डेथ बेड पर है और डॉक्टर्स को लगता है यार ही कैन नॉट सर्वाइव, तो या ऐसा हो सकता है द पर्सन अपील्स फॉर क्या नाम है मर्सी डेथ,
तो मेथड ऑफ पेनलेस डेथ इन्फ्लिक्टेड ऑन अ पीपल सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीजेज, किसी को ऐसा आपको लगता है ये अब क्योर नहीं हो पाएगा, तो देन वन कैन किल द मैन, दैट वे इज नोन एज यूथेनेसिया। एटलीस्ट आपने उसको पेनफुल डेथ की जगह पर आपने उसको गुड डेथ दे दिया है। ये ऐसा एडवोकेट किया जाता है, लेकिन ऐसा भी कहीं पर भी लागू नहीं है, नॉट लीगल है। ओके, द वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द यू प्लस द थेंटोस मीन्स डेथ होता है, तो यानी आप समझ गए यूथेनेसिया कहाँ से आया। पेनफुल डेथ से अच्छा आप किसको कंफर्टेबल डेथ देना चाहते हैं, और वो डेथ बेड पर है, 6 महीने पड़ा रहेगा, बहुत मुश्किल होगी, यू नो ही वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, तो वी कैन किल द पर्सन इमेजिनरी, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अभी लीगल नहीं है, बट ऐसी वाली डेथ को यूथेनेसिया कहते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, बैडिनेज, पिछली बारी हमने एक वर्ड पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर कि वो छोटी छोटी स्पीच होती है, तो वो कह रहा है इज ए हाफ टीजिंग नॉन मैलिशियस फ्रिवलस बेंटर। बेंटर अगर नीचे वर्ड देखेंगे तो हम लिखते हैं दी प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क, जैसे दोस्तों में करते हैं, छोटा छोटा बातें करी लेकिन बीच में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो बैंडिएज इज हाफ टीजिंग नॉन मैलिशियस फ्रिवलस बेंटर इंटेंडेड टू अम्यूज रादर देन वुंड, किसी को हार्म करने के लिए नहीं होती, अम्यूजिंगली लेग पुलिंग काइंड ऑफ हो जाता है। बैडिनेज हैज अ क्लोज सिनोनिम इज persiflage, which is little more derisive, a trifle more indicative or contempt or mockery, but still totally unmalicious। अगर देखा जाए तो बैडिनेज भी कहीं ना कहीं लेग पुलिंग है, लेकिन ये जो पर्सिफलेज करना है थोड़ा ज़्यादा लेग पुलिंग है। स्टिल आई से कि वो डिराइजिव नहीं होता, वो हल्का सा ज़्यादा टॉन्टिंग होता है, लेकिन फिर भी कहीं इंसल्ट करने के लिए नहीं बना होता, टोटली अनमेलिशियस होता है, यानी उसके पीछे कोई भी इंटेंडिंग टू हार्म वाली फीलिंग नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। तो दो वर्ड हमने, बैडिनेज और उसका बड़ा भाई पर्सिफलेज, लेकिन दोनों ही ऑलमोस्ट इसी तरीके से हैं कि बस किसी की लेग पुलिंग के लिए यूज करते हैं। इन लाइन विद बैडिनेज एंड पर्सिफलेज, जैसे बैडिनेज और पर्सिफलेज है वैसे ही उसी लाइन पर अगर चलें, देयर आर 4 अदर वर्ड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन यू शुड बी फेमिलियर विद। और भी वर्ड देखें क्या, जैसे एक वर्ड होता है क्लीशे, क्लीशे, फिर एक वर्ड होता है ब्रोमाइड, फिर होता है एक वर्ड प्लैटिट्यूड और एक वर्ड होता है एनोडाइन। सबका मतलब रूटीन में यूज़ किया हुआ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो वैल्यू ख़त्म हो गई होती है, ओवरऑल तो यही कहते हैं। लेकिन अ क्लीशे इज़ अ पैटर्न ऑफ वर्ड्स विच वॉज वंस न्यू एंड फ्रेश बट विच नाउ इज़ सो ओल्ड, worn and threadbare that only banal unimaginative speakers and writers ever use it। मतलब वो वर्ड ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, अब शायद ही कोई उन वर्ड्स को इतना यूज़ करता है, दैट्स व्हाट वी से, दे आर नॉट वेरी मच यूज्ड, वो मतलब अब आउट फैशन हो चुके हैं क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़ हो चुके थे, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं क्लीशे होता है। ऐसे हम बोल देते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स इन द मार्केट इज़ ए क्लीशे, रोज आते रहते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतना बॉदर नहीं करते, तो इन वर्ड्स को भी लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बताएं कि ऐसे वर्ड यूज़ करें, फास्ट एंड फ्यूरियस, अनसंग हीरोज़, लीप्स एंड बाउंड्स, कॉन्सिपिक्यूस बाई इट्स एब्सेंस, ग्रीन विद एनवी, ये वाली फ्रेजेज, ये वाले जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन अब हार्डली कोई इन वर्ड्स को यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ वर्ड मैंने लिखा है थ्रेडबेयर, एन आइडिया यूज सो ऑफन दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव। इफेक्टिव तो होता है, लेकिन अब इतना ज़्यादा सुन लिया ना, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता। आप अगर कोई बोलेगा तो हमारा अटेंशन नहीं जाएगा, सुन रखा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो वन बॉदर्स काइंड ऑफ थिंग, ये क्लिशे हो गया। ठीक है, दोज द मोस्ट डिवास्टेटिंग क्रिटिसिज्म यू मेक ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग इज टू से इट इज़ फुल ऑफ क्लिशेज। अगर किसी को कहना चाहते हो ना कि आपने बेकार लिखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, या जो तूने लिखा घिसा पेटा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ फुल ऑफ क्लिशेज। द पॉइंटेड इंसल्ट टू ए पर्सनस वे ऑफ टॉकिंग इज, अगर कोई बात करता है और आप कहते हो या तो कितना बोरिंग बात करता है, तो वो यू स्पीक इन क्लिशेज, ऐसा भी बोल सकते हैं कि तेरी बात वो घिसी पिटी होती है, मतलब कुछ देयर इज नो जूस, देयर इज नो क्रिएटिविटी, देयर इज नो दैट यू नो एन्चैंटमेंट, तो बोरिंग वाली बात होती है। देयरफॉर ए ब्रोमाइड, आगे एक ब्रोमाइड भी होता है, ब्रोमाइड फिल्म भी होती थी अगर आपको मालूम है पहले, जो फोटोग्राफी के लिए। ए ब्रोमाइड इज एनी ट्राइट, डल एंड प्रोबेबली फेलिशियस रिमार्क, फेलिशियस मीन्स ए मिस्टेकन बिलीफ, और ट्राइट क्या होता है, जो बोरिंग हो जाए, जिसमें फ्रेशनेस ना हो। रिमार्क दैट शोज लिटिल एविडेंस ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, कोई मान लीजिए ब्रोमाइड स्टेटमेंट है, इसका मतलब उसमें कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है,
पुराना घिसा पिटा स्टेटमेंट है, एंड दैट देयरफॉर कन्विंसेस ए लिसनर और द टोटल एब्सेंस ऑफ परस्पिकेसिटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर। वो किसी स्पीकर को तभी एक समझ आएगा अगर वो बहुत ही ज़्यादा गलेबल स्पीकर लिसनर है तब, अदरवाइज वो बड़ा ही बोरिंग होता है। दैट्स व्हाट वी से। एंड दैट देयरफॉर कन्विंसेस लिसनर ऑफ द टोटल एब्सेंस ऑफ परस्पिकेसिटी। ऐसा लिसनर जिसके अंदर कोई परस्पिकेसिटी नहीं होती, वही आदमी इसको जल्दी से ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर वो इसको समझेगा, नहीं तो बाकी सबके लिए तो ये बोरिंग ही होता है, सबने सुना ही होता है। ये ब्रोमाइड हम कह रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, some cautious dull minded individual might warn you not to take a chance in these words। कोई क्या dull minded individual might warn you not to take a chance in these words, remember it's better to be safe than sorry। अब ये वाला स्टेटमेंट तो आपने कितनी बारी सुन रखा है, नहीं? तो आपके लिए क्या हुआ, ये वो ब्रोमाइड जैसा स्टेटमेंट हो गया। योर स्नीरिंग रिस्पॉन्स माइट बी ओ दैट इज ओल्ड ब्रोमाइड। अरे यार, आप ऐसे वो सुन रहे तो ब्रोमाइड है, ओल्ड ब्रोमाइड है, मतलब आपके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सामने वाले ने तो कहा है कि बड़ा ध्यान से चलो यार, ये बाद में मुश्किल होगी, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट इतना सुना हुआ है कि आप कहते हैं अरे इट इज़ एन ओल्ड ब्रोमाइड, यानी बहुत सुनी हुई है। देन अ प्लेटिट्यूड इज सिमिलर टू क्लिशे और ब्रोमाइड। एक और जो वर्ड हम पहले डिस्कस कर रहे थे प्लेटिट्यूड है, वो भी क्लिशे और ब्रोमाइड जैसा ही होता है। इन दैट इट इज डल, ट्राइट, हैकनेड। हैकनेड इज अ फ्रेज और आइडिया हैविंग बीन ओवर यूज्ड, सेम वर्ड है। Unimaginative pattern of words, but to add insult to injury, the speaker uses it with an air of novelty। जो बोलता है ना वो ऐसा दिखाता है जैसे उसने बहुत ही कोई नया शब्द बोला हो, तो इसलिए वो हम उसको प्लेटिट्यूड कहते हैं। दो इट इज़ बोरिंग, लेकिन वो नए तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, एज इफ जस्ट मेड इट अप, जैसे उसने अभी अभी बनाया हो। इट्स द ब्रिलियंट फेलो, इजंट ही द ब्रिलियंट फेलो, जैसे शो करता है जैसे कि वो बहुत ही ब्रिलियंट है, जैसे उसने अभी अभी वो उसको डिवाइस किया था, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। एन एनोडाइन इन द मेडिकल सेंस, अगर आप बात करें तो एक एनोडाइन वर्ड भी होता है। आपको याद है कि वो वाली मेडिसिन जो पेन किलर होती है उसको हम एनोडाइन कहते हैं। एन एनोडाइन इन द मेडिकल सेंस इज अ ड्रग दैट अलेज पेन विदाउट क्योरिंग एन इलनेस। वो आपकी पेन को कम करती, इलनेस तो कम नहीं होती लेकिन पेन कम हो जाती है, लाइक एस्पिरिन और मॉर्फिन। ओके, फिगरेटिवली एन एनोडाइन इज अ स्टेटमेंट मेड टू अले मीन्स रिड्यूस, डिमिनिश एंड अ फियर ऑफ कंसर्न, अले समवन्स फियर्स और एंग्जाइटीज, नॉट बिलीव्ड बाय द स्पीकर बट इंटेंडेड टू बी बिलीव्ड बाय द लिसनर। स्पीकर को तो पता होता है इसके सामने वाले का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लिसनर को नॉट बिलीव्ड बाय द स्पीकर बट इंटेंडेड टू बी बिलीव्ड बाय द लिसनर। जो स्पीकर बोल रहा है उसको तो पता है इससे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो ये मानता है कि मेरे ऐसा बोलने से लिसनर को थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होगा, ही विल फील रिलैक्सड। जैसे कि स्टेटमेंट प्रोस्पेरिटी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर वाज ए पॉपुलर एनोडाइन ऑफ द 1930s। भी सुना है 1930s में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस आया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, तो होल ऑफ द वर्ल्ड वाज अंडर डिप्रेशन, क्राइसिस इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त सब एक दूसरे को कहते थे नहीं बस इंप्रूव होने वाली है स्टेट, इंप्रूव होने वाली है स्टेट, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्पेरिटी इज अराउंड द कॉर्नर, दिस इज एन एनोडाइन। ओके, तो इससे सामने वाले को हाँ सब कुछ ठीक होगा, घबराओ नहीं। आप तो जानते हो उसने प्रिपरेशन नहीं करा, या आप तो जानते हो कि इसको ये ट्रबल है, फिर भी सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा, दैट इज नोन एज एनोडाइन होता है। एंड देन ए ब्रोमाइड इज ऑल्सो ए ड्रग, याद है मैं पहले बात कर रहा था, फॉर्मली यूज एज सीडेटिव। वो सीडेटिव की तरह भी ब्रोमाइड काम करता है। सीडेटिव मतलब जो इंड्यूसिंग स्लीप। सीडेटिव डल दी सेंसेस, नेचुरली जब आप सीडेटिव लेते हैं तो आप थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं। द स्टेटमेंट लेबल्ड अ ब्रोमाइड कम्स फ्रॉम ए स्पीकर ऑफ डल विट एंड हैज़ ए सीडेटिव इफेक्ट ऑन द लिसनर। नॉर्मली ब्रोमाइड वाली स्टेटमेंट वही देते हैं जो बड़े डल माइंडेड के होते हैं, और उसका फिर लिसनर के ऊपर भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट, विट एंड हैज़ ए सीडेटिव इफेक्ट ऑन द लिसनर के ऊपर जो बड़ा सीडेटिव इफेक्ट हो जाता है। द एडजेक्टिव इज ब्रोमेडिक एंड इज हिज ब्रोमेडिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, यानी वो बड़ा ही डल तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, आप ऐसा कहना चाहते हैं। प्लेटिट्यूड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक, अगर आप प्लेटस वर्ड हमने पहले पढ़ा था, एक एनिमल्स होते हैं जिनके ब्रॉड
फ्लैट फीट होते हैं. नाउन ट्यूड, वर्ड्स लाइक प्लेट्यू, देखिए वो फ्लैट होता है. प्लेट एंड प्लेटर फ्लैट होता है. प्लेटिपस एक एनिमल मैंने आपको पहले पिक्चर में भी दिखाया था, फ्लैट फुट वाला होता है. ऑल ड्राइव फ्रॉम द सेम रूट एज प्लेटिट्यूड. अब फ्लैट स्टेटमेंट होती है, दैट इज वन दैट फॉल्स फ्लैट डिस्पाइट द स्पीकर्स हाई होप्स फॉर इट. वो ये कहकर इन्वेंट कर कर बोलता है जैसे कि उसने बहुत बढ़िया बनाई है अभी है, लेकिन वो फेल फ्लैट, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो डल होती है, सामने वाले को सुनी सुनाई होती है, तो बोरिंग उसको लगता है. द एडजेक्टिव इज प्लेटिट्यूडिनस हो जाएगा. एंड द व्हाट ए प्लेटिट्यूडिनस रिमार्क, अब कहते हो मतलब क्या, अरे यार तू तो बना के कोशिश कर रहा है, इसका मतलब बोरिंग रिमार्क है. लेकिन उसके पीछे इंटेंट ये करते हो कि तूने बड़ा बोस्ट करने के लिए इन्वेंट करके बनाई है. प्लेटिट्यूडस रिमार्क हो सकता है, अदरवाइज ब्रोमाइड रिमार्क भी हो सकता है, क्लिशे रिमार्क भी हो सकता है. तीनों में टोन का फर्क आ जाएगा. प्लेटिट्यूडनस के अंदर मतलब कहेंगे कि यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ दो इट इज बोरिंग. बट अगर आप बोलेंगे ब्रोमाइड है तो वो टोटली डल हो जाएगा. क्लिशे विच हैज बीन रिपीटेड सो मच, वैसे वाला हो जाएगा. तो चारों वर्ड में स्लाइट सिल्क डिफरेंस है. एंड देन एनोडाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द नेगेटिव प्रीफिक्स एन, आप जानते हैं ए और एन नेगेटिव हो जाता है. एंड ओडाइन इज पेन, यानी पेन को नेगेटिव करने वाला. तो एनोडाइनस एज ड्रग्स लेसन पेन, एज स्टेटमेंट दे आर इंटेंडेड टू रिड्यूस और एलिमिनेट इमोशनल पेन और एंग्जाइटी. यानी कोई अगर एनोडाइन स्टेटमेंट है तो आपकी पेन को, इमोशनल पेन और एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए हम एनोडाइन स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल वी हैव in this session. Hope you learned many words. They are very close to each other, but if you find they are of immense help, and while using you can take care of this. If you are a good orator and if you're a good learner, then you know which word to use at what place. Complete the exercise afterwards, that I always say, if you're doing, you're learning, because you're ultimately cementing the whole knowledge. Thank you very much for watching. We'll meet in the next session very soon. God bless you.